नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हिंसाग्रस्त मणिपुर के दौरे पर पहुंचे। राहुल राहत शिविरों का दौरा करने के लिए चुराचंदपुर की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया और उनको आगे जाने नहीं दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने पुलिस लगाकर राहुल को रास्ते में ही रोक दिया। विष्णुपुर में राहुल गांधी की काफिले को पुलिस ने रोका तो पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। राहुल के काफिले को रोके जाने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। बीजेपी सरकार ने पुलिस लगाकर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। राहुल शांति का संदेश लेकर मणिपुर गए थे। सत्ता में बैठे लोगों को शांति, प्रेम, भाईचारे से सख्त नफरत है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि ये देश गांधी के रास्ते पर चलेगा, ये देश प्यार के रास्ते पर चलेगा। हिंसा के बीच राहुल का मणिपुर दौरा और उसी बीच राहुल को पुलिस ने रोका तो कांग्रेस भड़क उठी। राहुल इस दौरे पर गए थे शांति का प्रतीक लेकर, लेकिन उन्हें पहले ही रोक दिया गया और इसी के बाद राहुल को पुलिस ने रोका तो उसके बाद अब तमाम सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अपनी जिद के कारण मणिपुर गए थे। संबित पात्रा ने मणिपुर के आज को हालातों को देखते हुए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। जिद के कारण मणिपुर गए राहुल गांधी और जिसके बाद राहुल के काफिले को गो बैक के नारों के साथ वहीं से वापस भेज दिया गया। संवेदनशील जगह पर जाने से पहले ही राहुल गांधी को रोक दिया गया। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा रोष है, जिसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले तक फेंके। आज टीवी चैनलों के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी जो मणिपुर गए हुए हैं, उनके खबरों को हम देख पा रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं, वो जिद उचित नहीं है। जागरूक होकर जाना चाहिए था। सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस। जब सिचुएशन इस प्रकार की हो तो हृदय में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, जिद और स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक लोकतंत्र हैं। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी मणिपुर जाना चाहते थे, गए मणिपुर, किसी ने रोका भी नहीं उन्हें। मगर मणिपुर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि विगत 2-3 दिन से, जब से राहुल गांधी जी का मणिपुर आने का खबर मणिपुर के लोकल न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, राहुल गांधी जी के विजिट को लेकर काफी प्रोटेस्ट मणिपुर में हो रहे हैं। राहुल गांधी जी और जो कांग्रेस पार्टी है, मणिपुर में कई लीगेसी इश्यूज हैं। आज जो परिस्थिति हम मणिपुर में देख रहे हैं, इन कुछ लीगेसी इश्यूज के कारण हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की सेहत अब ठीक है, ये कहना है सहारनपुर के सीएमएस डॉक्टर रतन पाल का। चंद्रशेखर पर बुधवार शाम सहारनपुर के देवबंद में अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई थी। हमले में वो घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें सहारनपुर में एसबीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और इससे पहले भी कई बार उन्हें धमकियां दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ, जहां पर चंद्रशेखर का काफिला उस शाम सहारनपुर से देवबंद से गुजर रहा था, लेकिन उसी बीच कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी और ये फायरिंग बेहद ही तेजी के साथ की गई, जिसके बाद गाड़ी की पहचान भी नहीं की गई, लेकिन बाद में किसी तरह से गाड़ी हरियाणा की पाई गई। मतलब
मतलब सहारनपुर की तरफ। आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, हमने देख लिया है, डॉक्टर का पैनल उनको देख रहा है, बिल्कुल स्थिति ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। डिस्चार्ज आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी ड्रेसिंग करेंगे 3 साढ़े 3 बजे तक, और फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि क्या स्थिति थी, क्या पोजीशन जी, कम ज्यादा बता रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रविंद्र भाटी ने कहा कि चंद्रशेखर को लगातार सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही थी, जिससे उन्होंने पुलिस को अवगत भी कराया था, लेकिन अभी भी लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। फेसबुक पर अमेठी क्षेत्रीय समाज द्वारा भी जान से मार देने की धमकी दी गई थी। इसके बावजूद सरकार मौन है और अब उनका बुलडोजर कहां है। कहा कि उनकी रासुका पर कार्रवाई उनकी आईडी टीम ने की और उसी के साथ जो मॉनिटरिंग करते हैं उन इस घटनाक्रम को मिहिर भोज के से जोड़कर देखते हुए कहा जा रहा है कि उस पर चंद्रशेखर ने कमेंट भी किया था, जिसके बाद ये हमला हुआ है और इससे पहले भी 2 हमले हो चुके हैं। भाटी जी, इस हमले को आप क्या मानते हैं, क्या वजह है? देखिए, हमला सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से हमला किया गया है और बिल्कुल कायराना हरकत है और पूरा इन्होंने ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जान लेना चाहते थे। जो भी लोग हैं, इनके पीछे किसका एजेंडा है, इनके पीछे कौन दिमाग काम कर रहा है, कौन देश की आवाज़ को, न्याय की आवाज़ को दबाना चाहता है, कौन देश के हकों की लड़ाई जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के कोने कोने में जाके लड़ते हैं। तो इसके लिए जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर इतनी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर उनके जो बुलडोजर है उसे भी देखेंगे हम कितना चलेगा। और मेरे हिसाब से तो सरकार को तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को Z+ सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि 3 हमले पहले इनकी प्रदेश की सरकार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर हो चुके हैं। मैं आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय सहारनपुर में चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जिला अस्पताल सहारनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आजाद से करीब आधे घंटे की मुलाकात की। मुलाकात के बाद पहलवानों ने कहा कि चंद्रशेखर भाई बिल्कुल ठीक है, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही पहलवानों ने घटना को पुलिस का फेलियर भी बताया। चंद्रशेखर से मिले साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, जिसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर के हत्यारों को जिसे कहेंगे फांसी की सजा की मांग की है और इसी के साथ उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और इसी के साथ आपको बता दें, इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद पर कई बार हमले हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक जिसे कहेंगे प्रशासन मौन था, उसकी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अभी भी ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद अब कार्यकर्ता लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और जो भी हमलावर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या बात हुई? देखो, मिल लिए, तबीयत में सुधार है। बस यही कहना चाहूंगी कि दोषियों को सजा मिले। हमेशा हर आंदोलन में साथ खड़े रहे या सच्चाई के साथ खड़े रहे हैं और फिर ऐसे आदमियों पे अगर हमला होता तो बड़े दुख की बात है। और बस ज्यादा कुछ बताया उन्होंने, किसने टारगेट किया, क्यों किया? ये कुछ नहीं बताया। अच्छा साक्षी, आपका जो आंदोलन चल रहा था ब्रजमोहन वाले केस में चार्जशीट दाखिल। अगली खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के मामले में अयोध्या के टिकोनिया पार्क में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को Z+ सुरक्षा देने की मांग भी की। साथ ही हमलावरों को गिरफ्तार कर रासुका लगाने की मांग की गई। तो वहीं मांग पूरी न होने पर चक्का जाम आंदोलन करने की भी बात कही गई। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात नीरज बवानिया गैंग के गैंगस्टर ताइक्वांडो के पूर्व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी प्रवीण हुड्डा को गिरफ्तार कर लिया है। हुड्डा 2019 में अपने चाचा के अपहरण हत्या मामले में वांछित था और उस पर 10,000 का इनाम घोषित था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नेशनल लेवल के पूर्व ताइक्वांडो प्लेयर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुआ शख्स प्रवीण हुड्डा गैंगस्टर नीरज बवानिया नवीन भांजा गैंग का गुर्गा बनकर वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी
अपने चाचा के अपहरण और हत्या के जघन्य मामले में 2019 से अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था और उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी था। वो राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो के पूर्व रजत पदक विजेता है और उसके पास से एक अत्याधुनिक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। चलिए अगली खबर में बढ़ते हैं, जहां पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल को मंजूरी मिल गई है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा भेजे गए फेरबदल के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। इसके साथ ही आतिशी को वित्त और राजस्व विभाग दिया गया है और हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि उपराज्यपाल दफ्तर से कैबिनेट मंत्रियों के विभागों के फेरबदल की फाइल अभी तक उन्हें नहीं मिली है। 4 दिन से फाइल उपराज्यपाल के पास है। दरअसल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज को इसी साल मार्च में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। तब आतिशी को 6 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं सौरभ के पास 7 विभाग रहेंगे। उनमें से हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, जल सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण, विजिलेंस सर्विसेज और इंस्टीट्यूट्स विभाग शामिल है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने लुटियंस दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलने का फैसला लिया है और इस लेन को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड के नाम से जाना जाएगा। एनडीएमसी ने सदस्यों की बैठक में लेन का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इससे पहले एनडीएमसी ने अगस्त 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया था। अब लेन का नाम भी बदल दिया गया है। औरंगजेब लेन मध्य दिल्ली और अब्दुल कलाम रोड को पृथ्वीराज रोड से जोड़ती है। एनडीएमसी क्षेत्र के अंतर्गत औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करने के विचार पर अब परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया था। वहीं एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए महान पुरुषों और महिलाओं को पहचान देने की जरूरत है। उनका सम्मान करने के लिए पहले भी सड़कों और संस्थानों को बदला गया था। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने अभियान का आगाज शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से बीजेपी में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी ने अब 2024 की चुनावी जंग जीतने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 सेक्टर ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में बांट दिया है, जहां बीजेपी अध्यक्ष एक सेक्टर के प्रमुख नेताओं और संगठन मंत्री के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी के इस मेगा प्लान का खाका गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष की 3 दौरे की बैठक में खींचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार की रात मैराथन बैठक भी की। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में भी पार्टी के ईस्ट, नॉर्थ और साउथ प्लान पर बात हुई। वहीं अब बीजेपी संगठन में बदलाव के साथ ही चुनाव को लेकर रणनीति की तैयारी भी शुरू हो गई है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अमरोहा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अमरोहा में नहीं थम रहा स्टंटबाजी का जानलेवा खेल। गाड़ी के बोनेट पर बैठकर रईसजादे ने करी स्टंटबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए जान जोखिम में डालता हुआ ये युवक नजर आ रहा है। यातायात के नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही है।
देहरा थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यातायात के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। देहरा थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे अमरोहा से सामने आ रही है, जहां पर स्टंटबाजी का जानलेवा खेल जारी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रिश्तों का खून का एक मामला सामने आया है, जिसके चलते बुधवार को ब्यूटी पार्लर से घर लौट रही एक महिला को उसके भाइयों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्यारे भाई ने घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर हत्यारे भाइयों की धरपकड़ शुरू कर दी है। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बांदा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डीएम कार्यालय में फरियादी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं, जिनसे थप्पड़ों की बरसात के साथ वहां पर फरियाद सुनी जा रही है। फरियादी को इंसाफ की जगह मिले थप्पड़। डीएम कार्यालय में तैनात पुलिस के गनर ने फरियादी को जड़े थप्पड़। बिना सवाल जवाब के ही गनर ने फरियादी के थप्पड़ जड़ दिए। मामला बांदा जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर का बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां हसनगंज तहसील के गांव शाहपुर सिंधौली में मोबोलिया गांव में तालाब की 2.5 बागा जिसे कहेंगे बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। गांव के ही कुछ लोगों की ओर से मिट्टी डालकर बंद किया गया था। इन लोगों की ओर से तालाब की करी गई 1/4 जमीन पर कब्जा कर लिया गया था और मामले की शासन प्रशासन को भनक तक नहीं थी। इन लोगों की ओर से जब बाकी बचे तालाब पर जेसीबी मशीन ने तालाब बंद कर कब्जा किए जाने की बात की, तो ग्रामीणों ने क्षेत्र के लेखपाल और एसडीएम को इसकी सूचना दी। तो एसडीएम ने कार्रवाई की बात करते हुए दूसरे दिन लेखपाल को मौके पर भेजकर जांच शुरू करवा दी, जिसके बाद तालाब की जमीन पर कब्जा करने वाले दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में बड़ई ग्राम सभा में बीती रात 2 किशोरियों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या उस वक्त की गई जब वो अपने घर से करीब 200 मीटर दूर शौच करने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान किसी ने दोनों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन करने शुरू कर दी। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मीडिया को बताया कि घटना करीब रात 12 बजे की है और आपको बता दें कि बड़ई ग्राम सभा में 2 लोगों की हत्या करने का मामला ये सामने आया, जिसकी जांच पुलिस कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। करीब 12 बजे कोतवाली मोहम्मदाबाद को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बरहीपुर गांव में एक घटना हुई है, जिसमें 2 लोग हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल यहाँ पे पुलिस आई, तो यहाँ के जो वर्तमान प्रधान हैं उनका बेटा है करीब 15-16 साल का और एक उन्हीं के रिश्तेदार है। इन दोनों की चाकू मार के हत्या की गई है। इसमें प्रधान जी के द्वारा नोएडा में बाइक सवार बदमाशों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला कोतवाली सेक्टर 24 क्षेत्र का है, जहां पर बदमाशों ने स्कूटी पर मां के साथ पीछे बैठे बच्चे से मोबाइल लूट लिया। बदमाशों का पीछे करने के दौरान महिला की स्कूटी लाल बत्ती पर खड़े वाहन से टकराई, जिसमें मां बेटी चोटिल भी हो गए। हालांकि पुलिस ने कुछ ही देर बाद बाइक सवार दोनों लुटेरों को ईएसआईसी अस्पताल के पास से दबोच लिया और जेल भेज दिया है। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो तस्वीरें लाल कुआं इलाके की है, जहां पर सड़कों पर पानी
लबालब भरा हुआ है। लोगों को अपने काम पर जाने के दौरान कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से पहले जिन सीवरों की समस्या से काफी ज्यादा परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, उनकी साफ सफाई अभी तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से बरसात के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। बरसात होते ही सड़कों पर पानी इस कदर भर जाता है। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 19 साल की युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टपकेश्वर में शमशान घाट के पास युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। पूछताछ में आरोपी के मोबाइल में वारदात का वीडियो भी मिला है। आरोपी ने युवती का वीडियो बनाया। पुलिस ने बतौर साक्ष्य मोबाइल को कब्जे में ले लिया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर आरोपियों ने युवती को दुष्कर्म के साथ उसका वीडियो बनाया। पुलिस ने बतौर साक्ष्य के तौर पर मोबाइल को कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें, दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर 19 साल की युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हर साल की तरह इस साल भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का जोश हाई है। हजार मुश्किलें पार करते हुए भक्त बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा पूरी करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यात्रा से पहले बाबा बर्फानी की कुछ झलक। बाबा बर्फानी के दर लगेगा भक्तों का तांता। अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर भोले का जय जयकार। भक्तों पर बरसेगी बाबा बर्फानी की कृपा। यात्रा से पहले देखिए बाबा बर्फानी के दिव्य स्वरूप की तस्वीरें। जमीन से 13,200 फीट ऊंची बर्फ से ढके अमरनाथ की खूबसूरत वादियों में आस्था, विश्वास और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलने वाला है। यूं तो इन वादियों का कण कण शिव भक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन बाबा बर्फानी के इस दिव्य और दुर्लभ दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त खींचे चले आते हैं। ये बाबा बर्फानी के पावन स्वरूप की पहली झलक है। ये यात्रा से ठीक पहले अमरनाथ गुफा की सबसे ताजी तस्वीरें हैं। मतलब एक है कि बस जाना है उधर और कुछ भी नहीं, मौसम वगैरह सब कुछ देख रहे, लेकिन कह रहा नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। एक बार जाना है बाबा के दर्शन करके आना बस। जोश बहुत हाई है और इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने वाले, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि 4 साल से प्रयास कर रहा था। जब मैं पहुंच गया तो इसका मतलब बाकी लोग जो कंटिन्यू आ रहे वो अपने आप को रोकेंगे नहीं। फिलहाल इन दुर्गम रास्तों पर प्रशासन और सेना दल से जुड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन जल्द ही ये वादियां बम बम बोले के जयघोष से गूंज उठेगी। बाबा बर्फानी के दरबार में भक्तों की रौनक होगी। यहाँ की फिजाओं में आस्था और भक्ति की अद्भुत लहर होगी। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। इस यात्रा में तमाम जरूरतें पूरी की जा चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।
खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।